देखो आवर्त सारणी देखो, सबसे पहले किसी जरूरत क्यों पड़ी? स्टार्टिंग में ना थोड़े बहुत तत्व ज्ञात थे, तो उनके गुणधर्म याद करना भी बहुत आसान था। उसके बाद तत्वों की खोज होती चली गई और इनके गुणधर्मों की संख्या बढ़ती चली गई, तो उनको याद करना मुश्किल था। इस कारण से वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया ताकि हम इनके गुणों को आराम से याद रख सकें। तो उसमें इनको बोलते हैं हम तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्वों के वर्गीकरण की जरूरत क्यों हुई? ताकि उनके गुणों को हम आराम से याद कर सके। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया, जैसे डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था और न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम था, मेंडलीव का नियम था। तो उसी के आधार पे बनी है पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। तो इसमें क्या कहा गया था? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, इसी में चेंज करके कहा गया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक निश्चित समय के बाद तत्वों के गुणों में क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, यानी निश्चित समय के बाद समान गुणों वाले तत्व आने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी अगर हमने एक ग्रुप में इनको रख दिया और एक के नाम याद कर लिए, एक के गुण याद कर लिए, तो दूसरे वाले भी अपने आप याद कर सकते हैं। इस तरीके से इसको बनाया गया। अब आवर्त सारणी देखने में कुछ ऐसी होगी, बिल्कुल ऐसा उसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब इस आवर्त सारणी में क्षैतिज लाइनें होंगी कितनी? 7। तो कितनी लाइनें होंगी क्षैतिज? 7 लाइनें होंगी। ये क्षैतिज लाइनें क्या कहलाती हैं? आवर्त। इन क्षैतिज लाइनें क्या बोलते हैं? आवर्त यानी पीरियड्स। ठीक है जी। उसके बाद ऊर्ध्वाधर लाइनें कितनी होंगी इसमें टोटल? टोटल ऊर्ध्वाधर लाइनें होंगी इसमें 18। इन 18 ऊर्ध्वाधर लाइन को बोलते हैं ग्रुप, और आवर्त और ग्रुप मिलकर बनते हैं आवर्त सारणी। ठीक है जी। उसके बाद इसमें आप देखो क्लासिफिकेशन इसकी। तो जो परमाणु होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले उसके पास होगा एक नाभिक। नाभिक के अंदर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन पे एक उदासीन है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, और प्रोटॉन पे कैसे चार्ज होगा? धनावेश होगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षाओं में, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। अब ये वृत्ताकार कक्षाओं में जब चक्कर लगाएगा, हो सकता है इधर उधर भटक जाए, लेकिन नाभिक के अंदर जो धनावेश है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखता है। यानी इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होगा? ऋणावेश। और प्रोटॉन पे कैसे चार्ज होगा? धनावेश। और प्रोटॉन होगा नाभिक के अंदर, जिस कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखता है, और इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले सिंपल वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, उसमें था 2n²। ठीक है, हमें फर्स्ट क्लास में अगर निकालना हो, यानी n = 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर = 2। तो पहली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर दूसरी क्लास की बात करें तो 2n = 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर = 8। तो दूसरी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा आता है sp-df में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। तो ये एक तरीका है, इसको इस तरीके से लिखते हैं हम कि 1s 2s 3s 2p, इस टाइप से इनको करेंगे। तो उधर से इधर कैसे करेंगे? सपोज करो कोई 3 नंबर का एक तत्व है। ठीक है, इस 3 नंबर के तत्व कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? s में। तो इसका स्ट्रक्चर देख लो, s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। s में s जो कोष है, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। p कोष में जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और d कोष में जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और f में जाएंगे कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो इस तरीके से बनता है sp-df। अब देख लेते हैं कि किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो है 3, तो उसमें कैसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 3 वाला सबसे पहले जाएगा s कोष में। तो s में कितने जाएंगे? 1s2, 2 चले गए, कितना बचा? 1 बचा। अब एक किसमें जाएगा? 2s1। बहुत सिंपल, 1s2 2s1। यदि किसी का 5 है तो उसको कैसे निकालेंगे? 5 के लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले किसमें जाएगा? s में, यानी 1s2। फिर किसमें आएगा? 2s2। अब 2 और 2 4, 1 बचा, वो किसमें जाएगा? p में, 2p1। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अब देखो, अभी हमने पढ़ा था कि जो नाभिक है उसके अंदर प्रोटॉन है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच कर रखेगा। तो मेन क्वेश्चन ये से बनता है कि परमाणु का आकार क्या होगा। ठीक है जी।
तो परमाणु का आकार ये किस पे डिपेंड करता है? परमाणु की त्रिज्या पे। ठीक है, परमाणु का आकार किस पे डिपेंड करता है? परमाणु की त्रिज्या पे। यानी परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या के आधार पे विभाजित किया जा सकता है। ठीक है जी। उसी में दूसरी चीज है, अब परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? नाभिक से भारतम कोश की दूरी, ये क्या कहलाएगी? परमाणु की त्रिज्या यानी r। तो परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? नाभिक से भारतम कोश की दूरी, ये होगी परमाणु की त्रिज्या। अब जितने कक्षाएं किसी उसमें परमाणु में, जितनी कक्षाएं उसकी होंगी तो नाभिक से दूरी भी उसकी बढ़ती चली जाएगी। अगर नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो त्रिज्या r का मान भी बढ़ेगा, और अगर त्रिज्या r का मान बढ़ेगा तो परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। बहुत आसान है कि अगर किसी तत्व की परमाणु या परमाणु की जो त्रिज्या है उसमें परमाणु की जो क्लासें हैं अगर वो बढ़ेगी तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी, परमाणु की त्रिज्या अगर बढ़ेगी तो परमाणु का आकार भी बढ़ जाएगा। अब हमने पढ़ा है कि नाभिक का आवेश, नाभिकीय आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींचे रहेंगे। ठीक है, नाभिकीय आवेश के कारण क्या रहेंगे? खींचे हुए रहेंगे। तो उसको बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसी में क्वेश्चन आता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या है? तो प्रभावी नाभिकीय आवेश वो होगा कि नाभिक द्वारा बाहरतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश लगेगा वो क्या कहलाएगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब ये कहाँ कम होगा और कहाँ ज्यादा होगा? बहुत आसान है कि जिस परमाणु की कक्षाएं बहुत ज्यादा होंगी तो वहां नाभिक का जो आवेश है, जो खिंचाव है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सारी कक्षाओं पे खिंचाव लगेगा। यानी जो नाभिक का जो बल है वो कक्षाओं पे बढ़ जाएगा। तो जिस परमाणु का आकार बड़ा होगा या जिसकी क्लासें ज्यादा होगी वहां ये प्रभावी नाभिकीय आवेश, जो नाभिक का आवेश है वो कैसा होगा? कम होगा। और जिसकी कक्षाएं कम होंगी यानी उसकी त्रिज्या भी छोटी होगी तो वहां जो नाभिकीय आवेश है वो कैसा होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको करते हैं ZFF। तो जेफ से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी। अब ये कैसा होगा? अब इस सिंपल एस को निकालने का आसान तरीका है, जेफ इक्वल टू होगा किसके बीच कर्मानुपाती हो गए? परमाणु त्रिज्या के। तो जेफ किसके कर्मानुपाती होगा? परमाणु त्रिज्या के। बहुत आसान है कि यही से क्वेश्चन उठाता है कि नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? तो बहुत ही आसान है कि नाभिक से बाहरतम कोश पे लगाया गया आवेश या प्रभावी आवेश को क्या कहलाएगा? नाभिकीय प्रभावी आवेश। तो ये पीरियोडिक टेबल थी। अब आता है एसपीडीएफ में। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो हमने अभी सीखा था कि एस में कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पी में 6, तो उसी हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। जैसे जिन तत्वों का अंतिम कोश 2 इलेक्ट्रॉन से भरा जाए वो कौन से कोश में जाएंगे? एस में। यानी यहां वाले सारे एस कोश के तत्व कहलाएंगे। ठीक है जी। ये सब क्या होंगे? एस कोश के, क्यों? एस ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस कोश में। तो ये कौन से तत्व कहलाएंगे? एस ब्लॉक के। 13 से 18 तक ये सारे सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो ये सब पी ब्लॉक के तत्व होंगे, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पी कक्षक में। ठीक है। अब ये वाले बीच के, उसके बाद आता है आपके पास डी और एफ ब्लॉक। तो ये वाले जाएंगे डी ग्रुप में और ये वाले चल जाएंगे एफ ग्रुप में। यानी बहुत ही आसान परिभाषा है, एस कोश में, एस ब्लॉक के तत्व भी होंगे जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कोश में जाएगा? एस में। पी ब्लॉक के तत्व में जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा वो क्या कहलाएंगे? पी ब्लॉक के तत्व। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में जाएगा वो डी ब्लॉक के तत्व। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा वो एफ ब्लॉक के तत्व। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, लास्ट का आपको देखना है कि किस में जा रहा है? एस में है, पी में है। तो जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? उसका एस पी डी एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स।